हेलो दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशनशिप से रिलेटेड टॉपिक्स और जानेंगे उसमें शॉर्टकट्स और टिप्स और ट्रिक्स क्या यूज़ की जा सकती है जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टिप्स और ट्रिक्स कि किस तरह से हम प्रॉब्लम्स को और थोड़ा ईजी कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है ड्रॉ द डायग्राम। तो ब्लड रिलेशनशिप्स बेसिकली होता क्या है कि आपके फैमिली में आपके जितने भी ब्लड रिलेशनशिप्स में लोग आते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स, भाई, आपके दादाजी, ये सारे लोग होते हैं जो आपके ब्लड रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो डॉट डायग्राम, तो डायग्राम ड्रॉ करना मतलब क्या, ये चीज़ आपके प्रॉब्लम को सिंपल कर देगी। इससे होता क्या है, समझिए आपके फैमिली में पहले दादाजी है तो पहले दादाजी बना लीजिए, उनके साथ दादी है, फिर उनके बाद आपके आते हैं पापा, और उनके साथ हैं उनके भाई आपके चाचा, तो फिर उनके आपके पापा के आते हैं मम्मी, तो यहाँ से आप होते हो, आपके भाई बहन जो भी है वो आते हैं। तो इस तरह से एक सिंपल बेसिक डायग्राम बना लीजिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो न्यू लेवल्स भी इसी पॉइंट में आता है कि हर एक रिलेशनशिप के बाद एक दूसरा रिलेशनशिप आता है। जैसे आपके दादा और दादी के बाद आपके पेरेंट्स आते हैं और आपके चाचा या चाची जो भी आते हैं, तो उनका यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये दूसरे लेवल पे बनाइए, तो एक एक लेवल बढ़ाते जाइए। तीसरा पॉइंट है हमारा सिंबल। ये थोड़ा आपके मतलब आंसर्स फाइंड करने में ये थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए यहाँ पे दादाजी है, आपके दादाजी को आपके प्लस मान लीजिए, मतलब मेल को प्लस मान लीजिए, दादी को आपके माइनस मान लीजिए। तो इस तरह से आपको मेल और फीमेल में डिफ्रेंशिएट करना आ जाएगा, और आपको अगर एंड में काउंट करना है कि कितने फीमेल से या कितने मेल से, तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा सिंपल हो सकता है। तो सिंबल्स का लिए ये यूज़ कीजिए। और अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ के लिए आप ऐसा डैश यूज़ कर सकते हैं। या फिर समझ लीजिए आपके ब्रदर है या सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर के रिलेशनशिप को आप ऐसे एरोस के हिसाब से बता सकते हैं। और प्रॉब्लम से हम इसी तरह से देखेंगे, अगर हस्बैंड वाइफ है तो हम डैश यूज़ करेंगे, और सिबलिंग्स है तो हम इस तरह की डैश यूज़ करेंगे, एरो वाली। और फिर आता है चौथा पॉइंट, इलॉजिकल रिलेशनशिप्स माने कैसे, मेरा फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, मतलब मेरे फ्रेंड्स, ये सारे आपके आते हैं इलॉजिकल रिलेशनशिप्स जिसका यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होता। या हो गया मेरी सेकंड मॉम, स्टेप मॉम हो गई, या फिर हो गया कोई और जो मतलब नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, आपकी फादर की सेकंड वाइफ हो गई, तो ये सब नहीं आएंगे, ये इलॉजिकल हो जाता है। तो इसके बाद आता है जजमेंटल। तो डोंट बी जजमेंटल, इसका पॉइंट क्या है कि आपको किसी भी चीज़ में जजमेंटल नहीं होना है। मतलब अगर समझ लिए किसी, आपको दिया है सब्जेक्ट का नाम किरण, तो आपको जजमेंटल नहीं होना है कि ये मेल है या ये फीमेल है। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, अगर उसमें दिया है तो ही ये मेल है या फिर ये फीमेल है, या आप कंसिडर करेंगे, दोनों को कंसिडर करेंगे जब तक क्वेश्चन में आगे बताया नहीं जाए कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये हो गया जजमेंटल। जैसे किरण आता है, लड़के का भी नाम किरण होता है, लड़की का भी माया हो गया, माया भी लड़के का होता है, और ऐसे ही कई नाम से। तो हमारा छठवां पॉइंट है कोर फैमिली ट्री। कोर फैमिली ट्री जैसे हमने पहले पॉइंट में देखा ड्रॉ डायग्राम, तो उसी तरह से कोर फैमिली ट्री में आता है आपके जो एग्जिस्टिंग अभी जो पेरेंट्स या आपके दादाजी ग्रैंडफादर है, आपके ग्रैंडफादर हो गए, उनसे आपके फादर हो गए, उनके सिस्टर हो गए फादर की, फिर उनसे आप आ गए, आपके ब्रदर आ गए। तो ये सारे रिलेशनशिप्स आ गए आपके, ये मदर हो गई, ये फादर है, ये आप सिबलिंग्स हो, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करेगी आपको प्रॉब्लम्स को ईजी करने में। और अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि कौन से टाइप के रिलेशनशिप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जिन्हें अगर आप थोड़ा सा याद रखो, मतलब एकदम 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 ज़बरदस्ती याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस ऊपर ऊपर से याद रखना कि मतलब अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपको पता चल जाए कि आखिर पूछा क्या जा रहा है। तो देखते हैं अभी अगला पॉइंट्स। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, और जो अगर आप याद रखते हो सिर्फ ऊपर ऊपर से तो आपके बहुत काम आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो सबसे पहले तो ये 20 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 20वां पॉइंट है
तो हम देख लेते हैं कि टोटल कितने रिलेशनशिप्स हैं और कितने काम में आएंगे आपके। तो सारे ही काम में आने वाले हैं, तो हम देख लेते हैं खाली जो। पर ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में ये सब देखते रहते हैं। तो सबसे पहला है फादर ऑफ फादर और मदर, मतलब पिताजी के पिताजी को आप क्या कहोगे? ग्रैंड फादर, आपके दादाजी या आपके नाना जी। मदर ऑफ फादर और मदर, आपकी नानी या दादी। वाइफ ऑफ ग्रैंड फादर, मतलब आपके दादाजी की पत्नी, आपकी ग्रैंड मदर या दादी आपकी। हस्बैंड ऑफ ग्रैंड मदर, मतलब आपकी दादी या नानी के पति को आप क्या कहोगे? ग्रैंड फादर, मतलब आपके दादाजी या नाना जी। फादर इन लॉ ऑफ फादर और मदर, तो इन्हें कहेंगे आप ग्रैंड फादर, मतलब आपके फादर इन लॉ ऑफ फादर, मतलब आपके पिताजी के ससुर, उन्हें आप भी ग्रैंड फादर ही कहोगे। ग्रैंड मदर, मदर इन लॉ ऑफ फादर और मदर, तो इन्हें भी आप ग्रैंड मदर ही कहोगे, क्योंकि वो सास है आपके पिताजी या माताजी की। ब्रदर ऑफ फादर, मतलब आपके पिताजी के भाई, आपके कौन होंगे? अंकल। सिस्टर ऑफ फादर, आपकी कौन होंगे? आंट, मतलब आपके पिताजी की बहन। और आपका ये है ब्रदर और सिस्टर ऑफ मदर, आपके माताजी के भाई या बहन आपके मैटरनल अंकल हो जाएंगे या मैटरनल आंट हो जाएंगे। और यही डिफरेंस है, सिर्फ आपके मतलब माताजी के होंगे तो ये मैटरनल लगेगा इसके पीछे, आपके फादर के होंगे तो सिर्फ अंकल या आंट आएगा, या फिर पेरेंटल अंकल या पेरेंटल आंट। ये कॉमनली यूज़ नहीं होते, कॉमनली पिताजी के इसके लिए यही यूज़ होते हैं, अंकल या आंट। और माताजी के रहेंगे तो आपको मैटरनल लगाएंगे ही लगाएंगे ज़रूर से। तो हमारा अगला 10वां पॉइंट है फादर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, मतलब आपके पत्नी के या पति के फादर, आपके फादर इन लॉ हो जाएंगे। मदर ऑफ वाइफ और हस्बैंड, मतलब आपके पति के या पत्नी की माताजी आपकी मदर इन लॉ हो जाएंगी। फादर्स मदर्स ओनली सन और डॉटर, मतलब आपके माता जी या पिताजी का बेटा या बेटी आप खुद हो। सन और डॉटर ऑफ अंकल और आंट, मतलब आपके जो पिताजी के भाई हैं उनके बेटा या बेटी को आप कज़िन कहोगे। दोनों, अगर बेटा होगा तो भी कज़िन या बेटी होगी तो भी कज़िन ही कहोगे। तो फिर है आपका ब्रदर और सिस्टर ऑफ हस्बैंड और वाइफ। ब्रदर और सिस्टर, मतलब भाई या बहन ऑफ अब हस्बैंड और वाइफ, मतलब पति या पत्नी के भाई या बहन को आप क्या कहोगे? ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड ऑफ सिस्टर इन लॉ, मतलब आपके बहन के पति को आप क्या कहोगे? ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे है सन ऑफ ब्रदर और सिस्टर। सन और ब्रदर और सिस्टर मतलब क्या? आपके भाई या बहन का बेटा, उसको आप क्या कहोगे? नेफ्यू। इधर क्या है? डॉटर ऑफ ब्रदर और सिस्टर, नाइसी, मतलब आपके भाई या बहन की बेटी। हस्बैंड ऑफ डॉटर, मतलब आपकी बेटी के पति को आप क्या कहोगे? सन इन लॉ, क्योंकि सन आपका खुद का बेटा है, तो आपकी बेटी की शादी किसी और लड़के से हो रही है तो उस लड़के को आप सन इन लॉ कहोगे। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन 20 ये भी है, वाइफ ऑफ सन। तो वाइफ ऑफ सन मतलब आपके बेटे की बीवी को आप क्या कहोगे? डॉटर इन लॉ। वाइफ ऑफ ब्रदर, वाइफ ऑफ ब्रदर और ब्रदर इन लॉ, मतलब आपके भाई के बीवी को आप क्या कहोगे? सिस्टर इन लॉ। तो ये वो रिलेशनशिप है जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, और अगर आप इन्हें थोड़ा बहुत याद कर लेते हो, एक दो बार अगर पढ़ भी लेते हो तो भी आपको ये याद हो जाएंगे, और ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं आने वाले क्वेश्चंस में। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। 4-5 क्वेश्चंस लेंगे, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेंगे और थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स भी लेंगे। तो शुरू करते हैं अभी क्वेश्चंस के साथ। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया गया है? इंट्रोड्यूसिंग ए गर्ल, अ बॉय सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ आंट। हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द बॉय? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन का मेन स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ा करो और उसके बाद अपने डेटा पे ध्यान दिया करो, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि डेटा में इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देनी है। तो यहाँ पे मेन स्टेटमेंट है हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू बॉय। तो इन्होंने क्या पूछा है, जो डेटा में दी हुई लड़की है और वो जो लड़का है, उन दोनों का क्या रिलेशनशिप है।
तो ये मेन क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, रिलेशनशिप क्या गया, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल अ बॉय सेड, मतलब एक लड़की को इंट्रोड्यूस करते हुए एक लड़का कहता है शी इज़ द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ द आंट। तो ये इसका रिलेशनशिप दिया गया है लड़की का। तो अभी ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन है ना ब्लड रिलेशनशिप की, ये हमेशा है ना डेटा के उल्टे साइड से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, मतलब डेटा जहाँ पे एंड होता है ना वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मेन दिया है आंट। तो आंट मतलब आपके पिताजी के भाई की पत्नी या आपके पिताजी के भाई की बहन आपकी आंट होगी। तो यह आपकी आंट है। तो यहाँ पे क्या दिया है, डॉटर ऑफ आंट, मतलब आपकी आंट की लड़की, डॉटर। मदर ऑफ द डॉटर ऑफ आंट, मतलब फिर से यही आंट हो जाएगा। और क्या है, डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द डॉटर ऑफ द आंट, मतलब फिर से यही हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका फाइनल आंसर कौन है, डॉटर। तो डॉटर किसकी है, आंट की है। तो आंट की लड़की आपकी कौन हो जाएगी, कजिन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। तो ये है हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं लिमिटेड प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स से लूँगा और इजी प्रॉब्लम्स नहीं लूँगा, ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए हैश बी मीन्स ए इज़ मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिया है, तो इससे हमें घबराना नहीं है, खाली इन्होंने बताया है कि कौन सा सिंबल कौन से रिलेशनशिप को डिनोट करता है, बस इतनी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और इन्होंने फाइनल स्टेटमेंट हमारा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पी इज़ मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, मतलब पी जो है वो अंकल है क्यू का, मतलब क्यू को हम अपने आप को मान सकते हैं क्यू। तो हमारे मैटरनल अंकल मतलब आपके माता जी के भाई। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं, सिम्बॉल्स किस रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं वो एक साइड पे नोट डाउन करते हैं। तो ए हैश बी मीन्स ए इज़ मदर ऑफ बी, तो हैश डिनोट करता है मदर को, करेक्ट। तो सेकंड है ए माइनस बी, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, माइनस ब्रदर को डिनोट करता है। ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज़ फादर ऑफ बी, परसेंटेज फादर को डिनोट करता है। ए इंटू बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी, इंटू सिस्टर को डिनोट करता है। तो अभी हमारा फाइनल, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, तो ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिससे हम हर एक ऑप्शन को देखते जाएंगे और एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाएंगे। तो सबसे पहला है हमारा Q माइनस एन, मतलब माइनस किसको डिनोट करता है, ब्रदर को। तो Q, और हमें सिबलिंग के लिए हम एरो वाली लाइन यूज़ करते हैं, माइनस एन। तो ये दोनों भाई बहन हैं। और एन क्या है, इसका एम की मदर है। तो ये एन किसकी मदर है, एम की। तो ये एम इंटू पी, इंटू क्या है, सिस्टर, पी सिस्टर। तो ये सिबलिंग्स हैं। तो अभी क्या दिया गया है यहाँ पे, तो ये तो मदर है, और Q मतलब अभी यहाँ पे इन्होंने दिया क्या है कि Q जो है भाई है N का, तो ठीक है, तो ये N है। और N जो है मदर है M और P की, तो P कौन है, अंकल है। तो P हमारा ये नहीं हो सकता, मैटरनल ये नेफ्यू नहीं हो सकता, तो ये हम ये नहीं कंसिडर कर सकते, ये डायरेक्टली स्ट्राइक हो जाएगा। तो हमारा दूसरा है, अगर ये उल्टा होता, यहाँ पे Q होता और यहाँ पे P होता, तो ये एक्सेप्टेबल हो सकता था। तो अभी हम दूसरी वाली प्रॉब्लम देखेंगे। तो इसमें क्या है, P जो P दिया गया है, P हैश S दिया है, मतलब P हैश किस लिए, मदर के लिए यूज़ होता है। तो P मदर है
एस की, और एस क्या है इनटू सिस्टर, मतलब एस एन की सिस्टर है तो सिस्टर, और एन माइनस क्यू है तो माइनस क्यू, तो ये भी ब्रदर है। तो यहाँ पे मैटरनल अंकल का तो कोई सीन ही नहीं आ रहा, सीधा मदर है तो वहीं पे लिमिट हो गया है, तो इसके ये भी स्ट्राइक हो जाता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है P माइनस एम, तो P माइनस एम, तो P मतलब ये दोनों ब्रदर, और ये M हैश एन मतलब हैश एन की एम एन की मदर है, तो ये n आ गया है, और n क्या है इंटू का साइन यूज़ किया है तो सिस्टर है, तो ये दोनों सिबलिंग्स हो गए q। तो अभी ये q जो है इसकी मदर है ये, और मदर के ब्रदर है ये, तो मतलब ये हो गए हमारे मैटरनल अंकल, तो ये हमारा आंसर है। तो ये सेटिस्फाई करता है हमारी कंडीशन को। अगर आपको लगता है ये भी हो सकता है तो हम ये भी सॉल्व करके देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है q माइनस एस, तो q जो है वो ब्रदर है s का, और s क्या है परसेंटेज फादर ऑफ p, फादर ऑफ p, तो ये फादर है तो ये आंट अंकल हो सकते हैं, पर हमें मैटरनल अंकल चाहिए तो ये नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये फादर के डायरेक्ट आंट है, अगर यहाँ पे मदर होती तो ये सही होता, पर ये रॉन्ग हो गया है अभी। तो इसके बाद हम देखते हैं नया क्वेश्चन। तो ये है हमारा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि ये तीसरा और आखिरी क्वेश्चन इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा वाला लिया है और कॉम्प्लिकेटेड लिया है। तो क्वेश्चन है रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, उसको पढ़ना है और ठीक से आंसर देना है। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स P Q R X Y Z। तो ये फैमिली है जिसमें 6 लोग हैं, P Q R X Y Z। तो Q इज़ द सन ऑफ R बट R इज़ नॉट द मदर ऑफ Q। तो यहाँ पे हम यहीं से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो Q इज़ द सन ऑफ R, मतलब ये R है और ये R का बेटा है Q, बट R इज़ नॉट द मदर ऑफ Q। तो R क्या है, मदर नहीं है, तो इवेंचुअली ये फादर होगा, पर अभी यहाँ पे दिया नहीं है फादर। P एंड R आर मैरिड कपल, तो P है नॉट अ मदर दिया है R, तो ये फादर हो जाएगा। फादर को हम प्लस से डिनोट करेंगे है, और यहाँ पे है P, P मदर है, नेगेटिव से डिनोट करेंगे। P एंड Q आर मैरिड कपल, तो यहाँ पे ये हो गया। Y इज द ब्रदर ऑफ R एंड X इज द डॉटर ऑफ P। ओके, तो ये हो गया। तो यहाँ पे दे सकते हैं Y इज द ब्रदर ऑफ R एंड इधर क्या है, X इज द डॉटर ऑफ P, मतलब ये दोनों की, ये सन है तो इसकी सिबलिंग ऑफ P दिया है, Y नहीं X दिया है। Z इज द ब्रदर ऑफ P, मतलब P मतलब मदर का। अच्छा, ये डॉटर, ये X डॉटर दिया था तो ये नेगेटिव है, ये साइन इसको पॉजिटिव, ये सन था। Y इज़ द ब्रदर, तो ये भी प्लस है। तो Z इज़ द ब्रदर ऑफ P। ओके, ये सिबलिंग है तो इसको भी पॉजिटिव दे देंगे। तो ये तो हमने पूरा बना लिया। अब हम ये क्वेश्चन जो दिए हैं इसके साथ में, इसे पढ़ के हम आंसर कर लेंगे। हु इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ R, मतलब ये R है तो इसका ब्रदर इन लॉ तो Z हो जाएगा, क्योंकि पत्नी का भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा Z। तो हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन फैमिली, मतलब फैमिली में फीमेल मेंबर्स कितने हैं, मैंने पहले कहा था, इसलिए सिम्बॉल्स डिनोट करके रखिए क्योंकि बाद में काउंट करने में आसानी होती है। 1 और 2 फीमेल मेंबर्स है सिर्फ, तो
तो यहाँ पे आंसर होगा 2। हाउ इज़ Q रिलेटेड टू X, मतलब Q का और X का क्या संबंध है? तो यहाँ पे है ब्रदर सिस्टर। हाउ इज Q रिलेटेड टू X पूछा है तो खाली ब्रदर आएगा। हाउ इज Y रिलेटेड टू P, मतलब Y का और P का क्या कनेक्शन है, मतलब Y का और P से क्या कनेक्शन है? तो Y क्या है इस P के लिए? ब्रदर इन लॉ, इन लॉ। तो ये तो था हमारा पूरा फैमिली ट्री। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप डायग्राम ड्रॉ करने को 20 सेकेंड्स दोगे तो ये बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आपको 10 से 20 सेकेंड ही लगेंगे। तो आपका कितना टाइम बचेगा, मतलब 1.5 मिनट अगर किसी क्वेश्चन के लिए दिया है तो आधे मिनट में आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए डायग्राम पे या टेक्निकल वर्क में थोड़ा सा टाइम दीजिए तो आपके बाकी के प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही था, और बाकी के वीडियो में हम कल के वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।